वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है आप सभी रीट के अभ्यर्थियों के लिए। जो आपके न्यू टॉपिक ऐड हुआ है रीट के सिलेबस के अंदर, बैंक के प्रकार और आरबीआई और उसके वर्क जो है, तो इसी टॉपिक में से 30 क्वेश्चंस है। और नो डाउट आप वीडियो को पूरा देखिए। आई थिंक 15 से 20 मिनट्स का ये वीडियो बनेगा और इन्हीं में से आपको एक प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? आंसर वैसे आपको शो हो रहा है, नंबर 1 केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, बड़ा इजी प्रश्न ये आपको यहाँ पर लग रहा है, लेकिन रीट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए आपको मिलेगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी मिलेगा आपको वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मिलेगा आपको केंद्र सरकार द्वारा एंड ऑप्शन डी मिलेगा आपको सेबी द्वारा। तो वहाँ आपको जो बच्चे हल्के में ले लिया करते हैं ऐसे प्रश्नों को, या फिर जो ध्यान से नहीं पढ़ते, वो राष्ट्रपति द्वारा टिक करके आएंगे, ऑप्शन 1 टिक करके आएंगे। लेकिन आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं? जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं? ऑप्शंस है दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण दोनों। ये वाला ऑप्शन जो है आपको एग्जाम में अट्रैक्ट करेगा, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण दोनों। लेकिन जो है इसका सही आंसर होगा, वाणिज्यिक बैंक जो है वो केवल अल्पकालीन यानी कम समय के लिए ही ऋण दिया करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है वो अल्पकालीन ही ऋण दिया करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्यापारिक बैंक निम्न में से कौन से खातों द्वारा जमाएं प्राप्त करते हैं? जो डिपॉजिट्स होती है वो कौन से खातों द्वारा जमा करवाई जाती है कमर्शियल बैंक्स में? तो देखिए बड़ा इजी प्रश्न है, वो चाहे चालू खाता हो, चाहे स्थायी जमा खाता हो, चाहे बचत खाता हो, जमाएं प्राप्त कर सकता है कमर्शियल बैंक। मतलब आप वहाँ पर जाकर डिपॉजिट करवा सकते हो व्यापारिक बैंक में, चाहे तो चालू खाते के थ्रू करवाओ, चाहे बचत खाते के थ्रू करवाओ, चाहे स्थायी जमा खाते के थ्रू कराओ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि बैंकों द्वारा जनता से धन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो जनता से जमा स्वीकार करके, मतलब जो आप लोग जो पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हो उस तरीके से भी वो धन प्राप्त करते हैं। और दूसरा है अपने शेयर बेचकर। ये दो तरीके से बैंक जो है जनता द्वारा धन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही ठीक है, तो उपयुक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, स्थायी जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट में रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। ये आप सभी को पता होगा, या नहीं भी पता है तो आपको पता रखना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा है वो एक निश्चित अवधि के लिए ही जमा होता है। अब बात ये आती है कि वो कितनी अवधि होती है, किस अवधि तक आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा है वो जमा रख पाते हो। तो जमा की गई अवधि वो कितनी होती है, प्राय होती है, यानी अप्रोक्स ये पूछ रहा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में एक निश्चित अवधि के लिए जो रकम जमा की जाती है उसकी अवधि कितनी होती है, प्राय कितनी होती है, अप्रोक्स में ये पूछ रहा है। तो 6 माह से 1 वर्ष नहीं होती है, 1 माह से 6 माह भी नहीं होती है, ये होती है 3 माह से 5 वर्ष। 3 माह से 5 वर्ष की अवधि होती है। अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है तो उसमें 3 माह से 5 वर्ष तक आप
पैसा जो है वो जमा रख सकते हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब बैंक अपने चालू खाते वाले ग्राहकों को ही उनकी जमा रकम से अधिक रुपया निकलवाने की अनुमति देता है तो इसे क्या कहेंगे? बड़ा इजी प्रश्न है और इसका जो इंग्लिश टर्म है वो आपको याद रखना है। हिंदी टर्म इसका टफ है, ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में इसे कहेंगे अधिविकर्ष। अधिविकर्ष इट मीन्स ओवरड्राफ्ट। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बैंक द्वारा साख सर्जन क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया का मूल कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? बैंक द्वारा साख सर्जन क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया का मूल कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, जमाएं ऋण को जन्म देती है और ऋण जो है वो जमाओं को जन्म देते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 आपको इसलिए इजी लगा क्योंकि यहाँ पर आंसर आपके सामने है, लेकिन जब वहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ये आता है कि जमाएं जमाओं को जन्म देती है एवं ऋण और अधिक ऋण को जन्म देते हैं, ऑप्शन नंबर ए ये आएगा वहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आएगा जो कि यहाँ पर सही है कि जमाएं ऋण को जन्म देती है और ऋण जमाओं को जन्म देते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी वहाँ पर आपको थोड़े टफ देखने को मिलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जमाएं ऋण को जन्म देगी और जो है ना ऋण वो जमाओं को जन्म देंगे। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, बैंक साख सर्जन किस आधार पर करते हैं? तो बैंक जो है वो साख सर्जन है नकद जमाओं के आधार पर ही करते हैं। इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूतियों के आधार पर नहीं होगा, बिना किसी आधार पर, ये तो खैर ऑप्शन ही नहीं हुआ कुछ। कुल परिसंपत्ति के आधार पर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नकद जमाओं के आधार पर। अगला प्रश्न है, यदि नकद कोषानुपात बढ़ता है तो साख गुणक क्या होगा? साख गुणक नहीं बढ़ेगा, वो कम होगा। अगर नगद कोषानुपात बढ़ता है तो साख गुणक जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही है, जहाँ पर वायुदाब बढ़ेगा तो वहाँ पर तापमान कम होगा। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, बैंकों की साख सर्जन क्षमता निम्नलिखित में से किन पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। बैंक की साख सर्जन क्षमता नगद जमा पर भी निर्भर है, साख जमा पर भी निर्भर है और अधिविकर्ष सुविधाओं पर भी निर्भर है। अधिविकर्ष का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड लेवल का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बैंक ऑफ इंग्लैंड। व्यापारिक बैंक नकद जमाओं की अपेक्षा कई गुनी अधिक राशि उधार देकर बैंक साख का निर्माण करते हैं। उपयुक्त वाक्य कहाँ तक उपयुक्त है? तो ये एकदम सही सेंटेंस है। ठीक है, पूर्ण रूप से सही है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो नकद जमाओं की अपेक्षा कई गुनी अधिक राशि उधार देकर बैंक साख का निर्माण करते हैं और उसी से उनकी बैंक की जो है साख बनती है, निर्माण होती है। अगला प्रश्न है, यदि नकद कोषानुपात के प्रतिशत में कमी होती है तो बैंक की साख सर्जन की शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि नकद कोषानुपात के प्रतिशत में कमी होती है तो बैंक की साख सर्जन की शक्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, ना कि कमी होगी। और यही प्रश्न अपन ने पढ़ा है ऊपर कि यदि नकद कोषानुपात के प्रतिशत में वृद्धि होती है तो बैंक की साख में क्या होगी? कमी होगी। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रीट के एग्ज़ाम के लिए। जनता में बैंकिंग आदत जितनी प्रबल होगी उतनी ही साख निर्माण की प्रवृत्ति होगी। तो ऑब्वियसली बैंकिंग आदत जितनी प्रबल होगी तो साख निर्माण की प्रवृत्ति भी प्रबल होगी। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य हैं। तो केंद्रीय बैंक के कार्य आपको बताने हैं।
नोट निर्गमन ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है सरकार का बैंक, एजेंट एवं सलाहकार, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक और व्यापारिक बैंक के लिए अंतिम ऋणदाता। तो चारों ही ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, डी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? जो केंद्रीय बैंक होता है उसका जो कार्य है वो है नोट निर्गमन, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षण और अंतिम ऋणदाता। ये तीनों जो कार्य हैं ये होते हैं केंद्रीय बैंक के। लेकिन केंद्रीय बैंक का कार्य एक नहीं होता, वो है साख निर्माण। वो साख निर्माण नहीं किया करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, नोट निर्गमन का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को ही देने के पीछे प्रमुख कारण है। जो नोट निर्गमन है उसका एकाधिकार जो है वो केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है। अब वो उसी को क्यों प्राप्त है? ऑप्शन है आपके सामने। मुद्रा प्रणाली में एक रूपता तथा साख निर्माण पर नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन बी है मुद्रा प्रणाली में लोच तथा जनता का विश्वास। ऑप्शन सी है स्टेट को लाभ एवं मुद्रा मूल्य में स्थिरता। तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है इसके। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से देश की मुद्रा पूर्ति की मात्रा एवं गुण पर नियंत्रण करता है। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये है, देश की मुद्रा पूर्ति की मात्रा एवं गुण पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी है नोट निर्गमन करता है, बैंकों को साख प्रदान करता है, आंकड़ों का प्रकाशन करता है। अब यहाँ पर केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से क्या करता है इन्होंने ये पूछा है। हालांकि जो और काम है वो भी इसी के ही, लेकिन इसका जो प्रमुख काम है देश की मुद्रा पूर्ति की मात्रा एवं गुण पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन है? ऑब्वियसली इसका केंद्रीय बैंक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? फैक्चुअल है प्रश्न और याद रखना है 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किन मूल्यों के नोटों का निर्गमन करता है? किन नोटों के मूल्यों का निर्गमन करता है? तो चाहे वो 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, चाहे वो 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, चाहे वो 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे वो 2000 रुपये हो, सारे ही रुपयों का निर्गमन जो है वो आरबीआई ही करेगा। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन का आधार क्या है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली जो है वो आरबीआई के नोटों का निर्गमन का आधार है। ये आपको याद रखना है। न्यूनतम कोष प्रणाली। प्रथम बार देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया था? तो फैक्चुअल है क्वेश्चन, 19 जुलाई 1969 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का किया गया था, अभी अपन ने ऊपर देखा है। ठीक है, और देश के 14 बड़े बैंकों का किया गया था पहली बार 19 जुलाई 1969। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे और इसमें एक नोट भी दिया गया है कि दूसरी बार 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से किस प्रकार अलग है? तो यह सरकार का बैंक है इस वजह से, तो या फिर यह जिन स्थानों में रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है वहाँ रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि का कार्य करता है इस वजह से,
या यह कृषि एवं ग्रामीण साख को प्राथमिकता देता है इस वजह से, या यह राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को अपने लाभ से अधिक महत्व देता है। तो देखिए स्टेट बैंक जो होता है उसका जो अन्य बैंकों से भिन्न का यहाँ प्रश्न आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेट बैंक का जो मेन करेक्टरिस्टिक उसको अपन कहें वो ये है कि यह जिन स्थानों में रिज़र्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं, ठीक है, वहाँ रिज़र्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि का कार्य करता है। सबसे उपयुक्त और सटीक डेफिनेशन है स्टेट बैंक के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 तो सही है ही सही, लेकिन ये स्टेट बैंक की बहुत अच्छी डेफिनेशन भी है साथ ही साथ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक संबद्ध बैंकों के प्रथम श्रेणी विनिमय बिल्स की पुनर्कटौती करता है या ऋण देता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती है? तो बैंक दर है वो, ठीक है। वह दर जिस दर पर बैंक जो है संबद्ध बैंकों के प्रथम श्रेणी विनिमय बिल्स की पुनर्कटौती करता है या ऋण देता है वो बैंक दर कहलाती है। और बैंक दर के बढ़ने से साख का भी प्रसार होता है। बैंक दर बढ़ेगी तो साख भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 उसका करेक्ट था। बैंक दर में वृद्धि तब की जाती है, कब की जाएगी वृद्धि? तो जब विनिमय दर देश के विपक्ष में हो और उनमें सुधार करना हो तथा साख प्रसार पर रोक लगानी हो, तब भी बैंक दर बढ़ेगी। सही है ये तो। सट्टे की प्रवृत्ति पर रोक लगाना हो, तो अगर सट्टे की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है तब भी बैंक दर बढ़ेगी, वृद्धि होगी, ठीक है। भुगतान संतुलन देश के विपक्ष में होने पर बड़ी मात्रा में स्वर्ण को बाहर जाने से रोकने के लिए। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ये तीनों ऑप्शन अप्लाई होते हैं तो क्या होगा? तो देश की बैंक दर में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। यदि केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा में कमी करना चाहता है, सेंट्रल बैंक जो है वो साख की मात्रा में कमी करना चाहता है, तो नकद कोषानुपात में करेगा। अगर वो साख में कमी करना चाहेगा तो ऑब्वियसली नकद कोषानुपात में वो वृद्धि करेगा, तभी तो साख की मात्रा में कमी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो भूमि विकास बैंक है जो किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर दीर्घकालीन की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सहकारी बैंकों के ढांचागत स्तर में एक जिले सर्वोच्च संस्था है। सहकारी बैंकों के ढांचागत स्तर में जिले की सर्वोच्च संस्था आपको बतानी है, तो वो है केंद्रीय सहकारी बैंक, एक जिले सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, इक्सिम EXIM बैंक का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है भारतीय निर्यात और आयात बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक जो है इक्सिम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो थे सारे प्रश्न, आपके जो नया टॉपिक ऐड हुआ है बैंकों के प्रकार और RBI और RBI के कार्य, जो कि आपकी 11वीं नंबर की इकाई है SST में लेवल 2 में, उनके लिए थे प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे
कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से ही पता था? अगर आपने पहले से कहीं पढ़ा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियोस, ऐसे प्रश्नों की क्लिप्स आपको और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।